नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। आज मैं आपको शर्लॉक होम्स की एक कहानी द एडवेंचर ऑफ द एबे ग्रेंज सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सर आर्थर कॉनन डॉयल ने 1904 में लिखी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शर्लॉक होम्स की निगाहें अपने सामने पड़े एक पत्र के ऊपर टिकी हुई थी। वो पत्र उसे उसके दोस्त हॉपकिंस ने भेजा था। हॉपकिंस पुलिस का एक होनहार इंस्पेक्टर था। हॉपकिंस पहले भी कई मुश्किल केसेस में शर्लॉक होम्स की मदद ले चुका था। शर्लॉक जानता था कि हॉपकिंस उसकी मदद के लिए सिर्फ तभी पूछता है जब वो अपने किसी केस में बहुत मुश्किल तरह से फंस चुका होता है और वास्तव में उसे शर्लॉक होम्स की मदद की जरूरत होती है। हॉपकिंस खुद भी बहुत जीनियस था, लेकिन वो ये भी जानता था कि शर्लॉक होम्स जीनियस का भी बाप है। उस पत्र में कुछ यूं लिखा था। एबी ग्रंज, मार्शम, कैंट। समय दोपहर के 3:30। माय डियर शर्लॉक होम्स, मैं एक कत्ल के केस में उलझ गया हूं। कातिल पकड़ से बहुत दूर है। जिसका कत्ल हुआ है वो एक नामी गिरामी रईस व्यक्ति है। मेरी इज्जत दांव पर लगी है और पूरे मीडिया की निगाहें इस केस पर टिकी हुई है। पर मैंने घटनास्थल की अच्छे से घेराबंदी करवा दी है और तय किया है कि इस घेराबंदी को तब तक कोई नहीं तोड़ेगा जब तक तुम वहां पहुंचकर इस केस की तहकीकात ना कर लो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सबूत के साथ कोई छेड़खानी हो। तो क्या तुम अपने दोस्त की मदद के लिए आना चाहोगे? तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारा दोस्त हॉपकिंस। तो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे मदद मांगी है। क्या तुम उसकी मदद के लिए जाओगे शर्लॉक? उस पत्र को पढ़ने के बाद वॉटसन ने शर्लॉक की आंखों में झांकते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। मेरे दोस्त हॉपकिंस के साथ हमने अब तक करीब 7 केसेस में काम किया है और उन 7 केसेस को हल करने में बहुत दिमाग खर्च हुआ था। और इस तरह का हर एक केस मेरे दिमाग के लिए एक खुराक की तरह काम करता है। ऐसे केसेस मेरे दिमाग को पोषण देते हैं। इसलिए हम जरूर जाएंगे। तुम ये बताओ कि क्या तुम तैयार हो चलने के लिए? और उसके 20 मिनट बाद वो दोनों कैंट जाने वाली ट्रेन में बैठ चुके थे और फिर वहां से वो दोनों एक घोड़ा गाड़ी द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंचे। वो एक बड़े से घर के सामने खड़े थे जिसके सामने एक बड़ा सा मजबूत गेट था। हॉपकिंस गेट पर ही खड़ा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उसने शर्लॉक और वॉटसन का गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर उन दोनों को उस घर के अंदर लेकर गया। चाय कॉफी के दौरान हॉपकिंस ने बताना शुरू किया। शर्लॉक, जिसका कत्ल हुआ है वो शहर का एक नामी गिरामी व्यक्ति है। उसका नाम है ब्रैकेनस्टॉल। दौलत और रुतबे में उसका कोई मुकाबला नहीं। हॉपकिंस शायद उस आदमी की और भी तारीफ करता, लेकिन शर्लॉक होम्स ने उसे बीच में ही टोक दिया। शर्लॉक ने कहा, देखो मेरे दोस्त, अमीर हो या गरीब, मरने के बाद किसी को भी रेशम का कफन नहीं ओढ़ाया जाता। उसकी दुनिया एक ताबूत और एक कब्र में ही सिमट जाती है। अगर जीते जी उसके कर्म अच्छे हो तो ही दुनिया उसे याद रखती है, बस। जिंदगी का यही सच है। हॉपकिंस शर्लॉक का इशारा समझ गया था। वो समझ गया था कि शर्लॉक असली मुद्दे की बात करना चाहता है। इसलिए हॉपकिंस ने उसे बताना शुरू किया। शर्लॉक, मुझे शक है कि मिस्टर ब्रैकेनस्टॉल को 3 लोगों के एक कुख्यात गैंग ने मारा है। उसकी मौत लोहे के एक बेलचे के वार से हुई है, जिसका इस्तेमाल अक्सर कोयले को आग में डालने के लिए किया जाता है। इस घटना से उसकी पत्नी बेहद सदमे में है। शर्लॉक इन 3 लोगों के गैंग के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ था। एक आदमी अपने 2 बेटों के साथ इस गैंग को चलाता था। वो सभी खूंखार डकैत थे। खून खराबा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये गैंग पुलिस के लिए भी काफी समय से सर दर्द बना हुआ था। हॉपकिंस उन्हें उसी समय मिसेस ब्रैकेनस्टॉल के पास लेकर गया। मिसेस ब्रैकेनस्टॉल एक अधेड़ उम्र की महिला थी, लेकिन काफी खूबसूरत थी। जिस समय शर्लॉक और वॉटसन कमरे में दाखिल हुए, उस समय मिसेस ब्रैकेनस्टॉल गुमसुम, उदास एक कुर्सी में बैठी हुई थी। हॉपकिंस ने उन लोगों का आपस में परिचय कराया।
उसके बाद उसने मिसेस ब्रैकेनस्टॉल को पूरी घटना का ब्यौरा देने को कहा। मिसेस ब्रैकेनस्टॉल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वॉटसन और शर्लॉक होम्स को घूरा और फिर बताना शुरू किया। वो रात करीब 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। उस वक्त मैं एक किताब पढ़ रही थी और मेरे पति ऊपर कमरे में सो रहे थे। घर के सभी नौकर भी अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। वो रात के करीब 11 बज रहे होंगे जब मैं उठी। मेरी निगाहें नींद से बोझल हो रही थी। मैंने किताब बंद करके एक तरफ रखी और फिर सोने जाने से पहले एक नज़र मैंने अपने आसपास डाली। मेरा मतलब है जैसे आमतौर पर सभी घरों की औरतें करती है, यानी कि ये चेक करना कि घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए गए हैं कि नहीं। मेरे हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी। मैंने देखा कि एक खिड़की खुली हुई थी। मैं उस खिड़की की ओर गई और फिर जैसे ही मैं खिड़की बंद करने वाली थी उसी वक्त मेरी नज़र खिड़की से बाहर की तरफ गई और मैंने बाहर 3 लोगों को खड़े देखा। उनमें से एक जो उम्र में बड़ा दिखाई दे रहा था वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे देखते ही चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उनमें से एक आदमी स्प्रिंग की तरह उछला और खिड़की से अंदर आकर उसने मेरी गर्दन दबोच ली। मेरी चीख मेरे गले के अंदर ही घुटकर रह गई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए मैं छटपटाने लगी थी। उसी छटपटाहट में एक कुर्सी को धक्का लगा और वो कुर्सी नीचे गिर गई और उसकी वजह से बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई। तब तक बाकी के दोनों आदमी भी अंदर आ चुके थे। जिसने मुझे जकड़ कर रखा हुआ था उसने गुस्से में आकर एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह में जड़ दिया, जिससे मैं दूर फर्श पर जा गिरी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और ऐसा लगा जैसे मैं होश खोने लगी हूँ। लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। मैं देख पा रही थी कि वो तीनों मुझे कुर्सी से बांध रहे थे, लेकिन मैं उनका मुकाबला करने की हालत में नहीं थी। उन्होंने मेरे मुंह में एक कपड़ा ठोस दिया। मैं बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और तभी मैंने अपने पति को उधर आते हुए देखा। शायद उन्हें भी कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो चुका था। उनके हाथ में एक भारी छड़ी थी। उन तीनों आदमियों को देखकर उन्होंने उस छड़ी से उन तीनों पर वार करना चाहा, मगर उन तीनों आदमियों के बल के सामने मेरे पति की एक ना चली। उन तीनों में से एक आदमी ने वही फायर प्लेस में से एक बेलचा उठाया और मेरे पति के सिर पर जोर से वार कर दिया। बेलचे का वो वार इतना खतरनाक और जोरदार था कि मेरे देखते ही देखते वो फर्श पर गिर गए और मेरी आंखों के सामने छटपटाते हुए उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। डर और आतंक से मेरा बुरा हाल था। मुझे ये डर था कि वो लोग अब मुझे भी मार डालेंगे। मैं चाहकर भी चीख नहीं सकती थी। वो सब देखकर मेरा दिमाग चकराने लगा था और फिर शायद मैं कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद मुझे होश आया तब मैंने देखा कि वो तीनों आदमी अभी भी उसी कमरे में मौजूद थे। उनके डर से मैं वैसे ही बिना हिले डुले पड़ी रही। वो तीनों कमरे में से कीमती सामान बटोरने लगे। उन्हें शराब की एक कीमती बोतल भी मिल गई थी। उन्होंने वो बोतल उठाई और उसे देखकर वो तीनों बहुत खुश हुए। वो तीनों इतने बेखौफ थे कि उन्होंने उसी वक्त वो शराब की बोतल खोली और वहीं पर पीना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने गिलास खाली किए और फिर उस खिड़की से बाहर निकल गए। उन तीनों के जाने के बाद मैंने किसी तरह से अपने मुंह से वह ठूसा हुआ कपड़ा बाहर निकाला और उसके बाद मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी। मेरी चीख सुनकर मेरे घर के नौकर दौड़े हुए आए। फिर उन्होंने मेरी रस्सियां खोलकर मुझे आज़ाद किया और फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मिसेस ब्रैकेनस्टॉल की कहानी सुनने के बाद शर्लॉक होम्स और वॉटसन उस कमरे में गए जिस कमरे में वो पूरी घटना घटी थी। शर्लॉक ने देखा टेबल में 3 गिलास अभी भी रखे हुए थे। जिस बेलचे से वार किया गया था शर्लॉक ने उस बेलचे को अच्छे से देखा। बेलचे का वो वार इतना जोरदार और घातक था कि उस बेलचे का एक कोना टेढ़ा हो गया था। शर्लॉक ने टेबल में रखे हुए उन तीनों गिलासों को भी अच्छे से देखा जिनमें उन तीनों आदमियों ने शराब पी थी। शर्लॉक ने उन तीनों गिलासों को एक एक करके सूंघा और पाया कि तीनों गिलासों के बजाय सिर्फ 2 ही गिलासों में शराब पी गई थी। और तब शर्लॉक ने इंस्पेक्टर हॉपकिंस से सवाल किया, इंस्पेक्टर हॉपकिंस, क्या मिसेस ब्रैकेनस्टॉल ने तीनों आदमियों को शराब पीते हुए देखा था? हाँ, उसने तुम्हारे सामने ही तो कहा था कि उसने तीनों आदमियों को देखा था।
तो अब सवाल ये है कि उन तीनों आदमियों ने मिसेस ब्रैकनस्टॉल को क्यों जिंदा छोड़ दिया, जबकि मिसेस ब्रैकनस्टॉल ने उन तीनों का चेहरा देख लिया था और वो उनको पहचान सकती थी, क्योंकि वह उस जुर्म की चश्मदीद गवाह थी। फिर क्या वजह रही होगी कि उन तीनों ने मिसेस ब्रैकनस्टॉल को छोड़ दिया? हाँ, मिसेस ब्रैकनस्टॉल ने बताया तो था कि वो बेहोशी का नाटक करके कुर्सी में पड़ी रही और शायद उसे बेहोश देखकर वो तीनों आदमी उसे छोड़कर वहां से चले गए। उसके बाद शर्लॉक होम्स ने घर के नौकरों से बात करने की इच्छा जताई। घर के नौकरों को मिसेस ब्रैकनस्टॉल के सामने लिविंग रूम में बुलाया गया। उनमें से एक अधेड़ सी दिखने वाली नौकरानी टेरेसा ने बताया, सर, वो बहुत ही भयानक पल थे। मैडम की चीख सुनकर सबसे पहले मैं वहां पहुंची थी। जब मैंने मैडम को कुर्सी में बंधा हुआ पाया तो सबसे पहले मैंने उनकी रस्सियों को खोलकर उन्हें आज़ाद किया और फिर पुलिस को सूचना दी गई। अच्छा टेरेसा, क्या तुमने भी बंगले के बाहर कुछ लोगों को खड़े देखा था? हाँ, मैंने कुछ लोगों को बाहर खड़े देखा था, पर मैंने सोचा कि वो ऐसे ही खड़े होंगे। बाहर तो कोई भी खड़ा हो सकता है। उस समय मुझे उन तीनों पर किसी भी तरह का शक नहीं हुआ। तभी अचानक शर्लॉक होम्स की नज़र मिसेस ब्रैकनस्टॉल की कलाई की तरफ गई। मिसेस ब्रैकनस्टॉल की आजतीन थोड़ी सी ऊपर की तरफ सरक गई थी, जिस वजह से मिसेस ब्रैकनस्टॉल की बाह में एक घाव नजर आ रहा था। शर्लॉक ने मिसेस ब्रैकनस्टॉल की कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ये चोट शायद कल रात को ही लगी होगी। मिसेस ब्रैकनस्टॉल ने जवाब दिया, अब आपका मतलब है कि उन तीनों बदमाशों के कारण? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये चोट मुझे मेरे पति ने दी है। शर्लॉक ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? मेरे पति एक अच्छे इंसान थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक शराब उनके हलक से नीचे नहीं उतर जाती थी। पीने के बाद उन्हें बिल्कुल होश नहीं रहता था। वो बिल्कुल जंगली हो जाते थे। उनके गुस्से की हद ये थी कि एक बार शराब के नशे में उन्होंने बड़ी ही निर्दयता के साथ अपने कुत्ते को जिंदा जला दिया था। हमारे पड़ोसी भी इस बात को जानते हैं और सारे नौकर भी। बाहर वालों को हमारे घर से सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि घर के अंदर किसके साथ क्या हो रहा है। ओह, क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकती है जहां अंदर आने से पहले आपने उन तीनों को खड़े देखा था? मिसेस ब्रैकनस्टॉल उन्हें वहां लेकर गई। शर्लॉक ने डाइनिंग रूम की कुर्सी के पास वो रस्सी पड़ी हुई देखी, जिस रस्सी से मिसेस ब्रैकनस्टॉल के बयान के मुताबिक उन्हें बांधा गया था। सहसा शर्लॉक होम्स ने इंस्पेक्टर हॉपकिंस से पूछा, हॉपकिंस, क्या सच में इस कमरे की सारी चीजें घटना के बाद से वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है? इंस्पेक्टर हॉपकिंस विश्वास के साथ बोला, हाँ, बेशक ये सब मेरी सख्त निगरानी में है। अच्छा, तो फिर ये रस्सी उन्हें कहाँ से मिली? अब रस्सी उन्होंने खिड़की में टंगे पर्दों में से तोड़ी होगी। इन रस्सियों का प्रयोग खिड़कियों के पर्दों को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। ये वही रस्सी है। ये सुनते ही शर्लॉक होम्स सीधा खड़ा हो गया, मानो जैसे वापस जाने के लिए तैयार हो गया हो। शर्लॉक ने कहा, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है हॉपकिंस। काम तीनों बदमाशों का ही है। तुम उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार कर सकते हो। हमारा काम खत्म हुआ और अब हम चलते हैं। इतना कहकर शर्लॉक ने हॉपकिंस से हाथ मिलाया और वॉटसन के साथ उस घर से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर हॉपकिंस हैरानी से उन्हें जाता हुआ देख रहा था। दोनों ने वापसी का टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गए। वॉटसन का दिमाग चक्कर खा रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि शर्लॉक होम्स ने कत्ल की जगह में जाकर भी कुछ नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने पुलिस की बनाई हुई थ्योरी को सही मान लिया था। अगर इस केस में ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर हॉपकिंस ने बुलाया ही क्यों था? ये सोच सोचकर वॉटसन की बुद्धि चकरा रही थी और फिर जब ट्रेन चलने लगी तो शर्लॉक होम्स ने वॉटसन का हाथ पकड़ा और दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए। अब ये देखकर वॉटसन का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर शर्लॉक के दिमाग में चल क्या रहा है, ये सोचकर उसकी बुद्धि फिर से चक्कर खा गई। वॉटसन शर्लॉक से बोला, अब शर्लॉक ट्रेन से नीचे गिराओगे क्या? अरे नहीं मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, तुम नीचे नहीं गिरोगे। असल में हम अभी कहीं नहीं जा रहे। वॉटसन ने हैरानी से पूछा,
अब क्या मतलब है तुम्हारा? शर्लॉक ने कहा। क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे, वॉटसन? वॉटसन बोला, सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं, मगर मैं जानता हूं जो तुमने सोचा है, सही सोचा होगा। शर्लॉक ने कहा। हाँ, मेरे हिसाब से अभी केस खत्म नहीं हुआ है, वॉटसन। वॉटसन ने कहा, तो फिर तुमने वहां हॉपकिंस से क्यों कहा कि हमारा काम खत्म हो गया है? शर्लॉक ने कहा। ऐसा कहना जरूरी था, वॉटसन, ताकि हकीकत से पर्दा हटाया जा सके। वॉटसन ने कहा, तो फिर क्या कत्ल उन तीनों बदमाशों ने नहीं किया है? शर्लॉक ने कहा। मैं ये नहीं कह रहा, बस मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब सही नहीं मिले, और जो जवाब मिले उनमें झूठ की पूरी गुंजाइश है। जहां झूठ होता है, वहां झूठ का पर्दा हटाकर सच को सामने लाना मेरा काम है। तो फिर यह हॉपकिंस से छुपाने की क्या जरूरत थी, शर्लॉक? वॉटसन की हैरानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शर्लॉक ने कहा। तब मैं सभी को ये दिखाना चाहता था कि मैंने उन सभी की कहानियों पर विश्वास कर लिया है। वॉटसन ने कहा। और वो कुछ सवाल क्या है जिनके जवाब तुम्हें अभी तक मिले नहीं हैं? देखो वॉटसन, मिसेस ब्रैकनस्टॉल ने बताया था कि उन्होंने तीनों आदमियों को शराब पीते हुए देखा था। हाँ, देखा तो उसने था, मगर फर्क ये है कि उसने उन तीनों को शराब पीते हुए देखा था। वॉटसन हैरानी से बोला, अब क्या मतलब है तुम्हारा? शर्लॉक ने कहा। जब मैंने उन तीनों गिलासों को सूंघ कर देखा, तब मुझे सिर्फ 2 ही गिलासों में शराब की गंध मिली। तीसरे गिलास में किसी भी तरह की कोई गंध नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि तीसरे गिलास में शराब डाली ही नहीं गई थी, जबकि मिसेस ब्रैकनस्टॉल ने तीनों ही लोगों को शराब पीते हुए देखने की बात कही थी। इसका साफ मतलब यही है कि वो झूठ बोल रही है। वॉटसन बोला, उसके पति का कत्ल हुआ है और वो झूठ बोल रही है? अब ऐसा क्यों? तब शर्लॉक ने कहा। बस यही पता लगाना है कि वहां तीसरे ग्लास की जरूरत ही क्यों थी, जब शराब पीने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। वो आखिर ऐसे बयान क्यों दे रही है जो हत्यारे के पक्ष में जा रहे हैं? क्या वो नहीं चाहती कि कातिल पकड़ा जाए? तुम्हें याद होगा वॉटसन, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि किसी भी केस में जब तक एक भी सवाल का जवाब अधूरा रहता है, तो समझो कि केस में कहीं कुछ छूट गया है। इसीलिए उस वक्त मैं वहां से चला आया ताकि बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ सकूं। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर हॉपकिंस के ऊपर सर ब्रैकनस्टॉल के रुतबे का बड़ा प्रभाव है। शायद वो मुझे सख्ती से पूछताछ करने नहीं देता या उस पर ऐतराज करता। इसीलिए अब मैं बाकी की इन्वेस्टिगेशन हॉपकिंस के जाने के बाद करना चाहता था। कुछ देर बाद उन्होंने वापस कैंट जाने के लिए एक टैक्सी पकड़ी और करीब आधे घंटे के बाद वो दोनों ब्रैकनस्टॉल के बंगले के सामने खड़े थे। उन दोनों को अंदर जाने से रोका नहीं गया। हॉपकिंस सच में वहां नहीं था, वो जा चुका था। शर्लॉक वापस घटनास्थल पर पहुंचा और उसने एक बार फिर से बड़ी ही बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया। उसने उस कुर्सी को भी बारीकी से देखा, जिस कुर्सी के ऊपर मिसेस ब्रैकनस्टॉल को बांधा गया था। यहां तक कि उसने उन रस्सियों की गांठों का भी अच्छे से मुआयना किया जिससे मिसेस ब्रैकनस्टॉल को बांधा गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? वॉटसन ने पूछा। शर्लॉक ने कहा। हाँ, बिल्कुल मिला। मुझे मिसेस ब्रैकनस्टॉल का एक और झूठ मिला है। मिसेस ब्रैकनस्टॉल ने बताया था कि हत्यारों ने पर्दे की रस्सियों को खींचकर तोड़ा था, जबकि रस्सी को खींचकर नहीं तोड़ा गया था बल्कि चाकू से काटकर निकाला गया था। और यहां पर ये देखो। शर्लॉक ने कुर्सी की सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। वॉटसन बोला, अब ये क्या है? कुर्सी पर खून की एक बूंद। शर्लॉक ने जवाब दिया। पर यह खून है किसका? वॉटसन ने पूछा। सवाल ये नहीं है वॉटसन कि ये खून की बूंद किसकी है। सवाल ये है कि ये खून की बूंद यहां आई कैसे। वॉटसन बोला, अब शायद कत्ल के वक्त ये बूंद उछलकर यहां आ गई होगी। शर्लॉक ने कहा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है वॉटसन, क्योंकि जिस वक्त कत्ल हो रहा था उस वक्त कुर्सी पर मिसेस ब्रैकनस्टॉल बंधी हुई थी। अगर खून की बूंद उछलकर आती तो मिसेस ब्रैकनस्टॉल के ऊपर गिरती, ना कि इस कुर्सी की सीट पर। यह बात तो मैंने सोची ही नहीं, वॉटसन बोला।
इससे तो मिसेस ब्रैकनस्टॉल का झूठ और भी पक्का हो जाता है और ये भी साबित होता है कि उसकी नौकरानी टेरेसा भी मिसेस ब्रैकनस्टॉल का साथ दे रही है। टेरेसा हकीकत को जानती है, लेकिन वो ब्रैकनस्टॉल की पुरानी और वफादार नौकरानी है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी शक की सुई इन दोनों के ऊपर ही घूम रही है। सही कहा ना मैंने? वॉटसन ने पूछा। शर्लॉक ने कहा। अब एक काम करते हैं, टेरेसा को बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर में टेरेसा शर्लॉक होम्स के सामने आई और शर्लॉक होम्स ने टेरेसा से कहा, देखो टेरेसा, मैं अच्छे से जानता हूं कि मिस्टर ब्रैकनस्टॉल बहुत गुस्से वाले आदमी थे, उन्हें इंसान की कदर नहीं थी। यदि ऐसा है तो उन्होंने कभी ना कभी तुम्हारी भी बेइज्जती की होगी। जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, उसके लिए तुम्हारी भला क्या औकात रही होगी? मुझे तुमसे और तुम्हारी मालकिन से हमदर्दी है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी मालकिन की मुलाकात तुम्हारे मालिक से कब और कैसे हुई थी। टेरेसा कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। और फिर वो बोली, जी हाँ, मिस्टर होम्स। वो शख्स इंसान कहलाने लायक नहीं था। मालकिन की मुलाकात मालिक से करीब 18 महीने पहले हुई थी, जब हम एक शिप से लंदन आ रहे थे। क्या मैं उस शिप का नाम और यात्रा की तारीख जान सकता हूं? टेरेसा दिमाग में जोर डालते हुए सोचने लगी और फिर बोली, अब शिप का नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं, पर कुछ गिलबर्ट ऐसा कुछ था। और डेट तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मेरे ख्याल से उस यात्रा में तुम्हारा मालिक तुम्हारी मालकिन के साथ हर वक्त रहा होगा। जी नहीं। पूरे यात्रा के दौरान तो वहां पर उनके साथ शिप का फर्स्ट ऑफिसर था, जिसने पूरी यात्रा के दौरान हमारा बहुत ख्याल रखा था। तुम्हें उसका नाम याद है? हाँ, उस ऑफिसर का नाम जेक क्रॉकर था। ओके, तो इसका मतलब है कि मिस्टर ब्रैकनस्टॉल भी उसी शिप में साथ में यात्रा कर रहे थे और किसी दौरान उनकी मुलाकात तुम्हारी मालकिन से हो गई। क्या ऐसा ही हुआ था? जी नहीं, वो तो यहाँ लंदन में मिले थे। बातें करते हुए शर्लॉक और टेरेसा दोनों मिसेस ब्रैकनस्टॉल के पास आ गए। मिसेस ब्रैकनस्टॉल होम्स को वापस देखकर चौंक पड़ी और फिर बोली, क्या कुछ पूछताछ बाकी रह गई थी मिस्टर होम्स? नहीं मिसेस ब्रैकनस्टॉल। शर्लॉक ने कहा। दरअसल मैं यहाँ सच की तलाश में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से सच बोलें। तो क्या मिस्टर होम्स आपको ऐसा लगता है कि मैंने अब तक झूठ बोला है? अगर आपने झूठ नहीं बोला मिसेस ब्रैकनस्टॉल, तो क्या यहाँ बिखरे पड़े सारे सबूत झूठ बोल रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर होम्स? मैं कहना नहीं, सच सुनना चाहता हूँ। वो सच जो आप कहने से बच रही है मिसेस ब्रैकनस्टॉल। क्या आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं मिस्टर होम्स? मिसेस ब्रैकनस्टॉल ने बोला तो उसने जवाब दिया, आप शक करने की वजह पैदा कर रही है मिसेस ब्रैकनस्टॉल। अच्छा होगा कि आप सब कुछ सच सच बताए। शर्लॉक होम्स के स्वर अब सख्त हो गए थे। तभी टेरेसा बीच में बोल पड़ी, मिस्टर होम्स, आपको किसी औरत से बात करने की तमीज नहीं है। आप भूल रहे हैं कि अभी अभी इनके पति की मौत हुई है। ये अभी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है और आप इनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। ठीक है। कड़े स्वर में शर्लॉक होम्स ने ऐसा कहा और फिर वॉटसन के साथ वो कमरे से बाहर निकल गया। और फिर वो दोनों उस घर से बाहर निकल आए। घर से बाहर निकलने पर उन्होंने कुछ दूरी पर एक तालाब देखा जिसका पानी अत्यधिक ठंड के कारण जम सा चुका था। शर्लॉक होम्स ने एक कागज में कुछ लिखा और उसे लॉज कीपर के हवाले कर दिया और उसे कहा, जल्दी इस नोट को इंस्पेक्टर हॉपकिंस तक पहुंचा दो। उसके बाद होम्स और वॉटसन लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। लंच करने के बाद वो दोनों एक शिपिंग कंपनी में गए और उसके बाद वापस इंस्पेक्टर हॉपकिंस के पास। इंस्पेक्टर हॉपकिंस ने जब शर्लॉक होम्स और वॉटसन को देखा तो वो चौंक कर बोला, कमाल है, आप दोनों अभी तक गए नहीं, मुझे तो लगा केस खत्म हो चुका है। हॉपकिंस आगे बोला, वैसे उन तीनों बदमाशों की तलाश में मैंने पुलिस को लगा दिया था और मुझे पता चला कि घटना के वक्त वो तीनों बदमाश न्यूयॉर्क की जेल में थे। तो फिर मैं इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि आखिर कत्ल किया किसने।
और फिर जब कत्ल उन तीनों ने नहीं किया तो तुम केस को सॉल्व हुआ मानकर क्यों चले गए? तभी मुझे तुम्हारा नोट मिला जिसमें तुमने मुझे तालाब की छानबीन करने को कहा। तालाब की खोजबीन करने के बाद मैं तुम्हारे वापस लौटने की वजह भी समझ गया। आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि घर से गायब हुई सारी कीमती चीजें वहां उस तालाब में मिलेंगी? देखो हॉपकिंस। शर्लॉक ने उसको समझाते हुए कहा। हॉपकिंस, अगर कुछ चोरी हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन करते समय इस बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि जिसे चोर कहा जा रहा है असल में उसने चोरी की भी है या नहीं। ये तुम्हें कैसे पता चला? हॉपकिंस ने हैरानी से पूछा। शर्लॉक ने कहा। थोड़ी देर में तुम सब कुछ जान जाओगे हॉपकिंस, जब छह के रहस्य खुलेंगे। 6 को के रहस्य? क्या मतलब है तुम्हारा? ये 6 को की गुत्थी क्या है? हॉपकिंस ने हैरानी से पूछा तो शर्लॉक ने कहा। एक पुलिस वाला होकर इतने मतलब पूछना अच्छी बात नहीं है हॉपकिंस। अरे तुम बताओ तो सही 6 को का क्या मतलब है? शर्लॉक ने हंसते हुए जवाब दिया। छह का मतलब है कौन, क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे। अगर इन छह के जवाब मिल जाए तो केस सॉल्व करने में काफी मदद मिलती है। हॉपकिंस ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। शर्लॉक, तुम्हारी ये सारी बातें तो दिमाग को घुमाकर रख देती है। ज्यादा परेशान मत हो हॉपकिंस, कुछ देर में कातिल हमारे सामने होगा और फिर सारी गुत्थियां अपने आप ही सुलझ जाएंगी। कुछ देर में एक लंबे कदकाठी वाला आदमी कमरे में घुसा। उसने शिप के कैप्टन वाली वर्दी पहनी हुई थी। आते ही उस आदमी ने कहा। मेरा नाम जैक क्रॉकर है। मिस्टर होम्स, मेरी शिपिंग कंपनी ने बताया था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। बताइए आपको मुझसे क्या काम था? शर्लॉक ने कहा। जी हाँ, हमने ही आपकी शिपिंग कंपनी में ये मैसेज छोड़ा था। हम चाहते थे कि आपको दी बॉस शिप का कैप्टन बनने की मुबारकबाद दे ही दी जाए। जैक क्रॉकर हैरानी से बोला। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता। शर्लॉक ने कहा। लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं मिस्टर क्रॉकर। और हम ये भी जानते हैं कि कल रात मिस्टर ब्रैकनस्टॉल के साथ क्या, क्यों और कैसे हुआ। इसलिए सच को छुपाने से अब आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए जो कुछ भी आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें बता दीजिए। जैक क्रॉकर ने बेचैनी से पहलू बदला। उसका चेहरा उतर चुका था। वो समझ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने धीमे सुर में कहा। मेरी मुलाकात मिस मैरी फेसर से उनकी यात्रा के दौरान शिप में हुई थी। शर्लॉक ने कहा। तुम बोलते जाओ। मैं जानता हूं कि मिस मैरी फेसर्स ही मिसेस ब्रैकनस्टॉल है। जैक क्रॉकर ने आगे बोलना शुरू किया। मिसेस मैरी फेसर को देखते ही मैं अपना दिल हार गया था। पहली नज़र का प्यार, उसे भुलाना नामुमकिन था। उस वक्त मैरी ने मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस यात्रा के दौरान हम अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके शिप से जाने के बाद भी मैं उसकी बातें और उसको भुला नहीं पा रहा था। मैं कैसे भी करके उससे मिलना चाहता था। लंदन पहुंचकर मैंने उसके घर का पता लगाया और उससे मिलने उसके घर पहुंच गया। मैं जानता था कि उसकी शादी हो चुकी है, पर मैं किसी भी हालत में उससे मिलना चाहता था। मैं उसके घर की खिड़की के बाहर उसका इंतजार करता रहा। काफी देर बाद वो कमरे में आई। उसे देखकर मैं भी कमरे में आ गया। मुझे देखकर वो हैरान रह गई। उसने मुझे अपने पति की हैवानियत के बारे में बताया। वो उस घर में बहुत परेशान थी। उसका पति बिल्कुल जानवर था। वो उसको बुरी तरह से पीटता था। मैरी अपने पति से नफरत नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसका पति था। मैरी ने मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा, इसलिए मेरे पास अब वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। मैं उसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसकी किस्मत के साथ नहीं लड़ सकता था। मैं वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसका पति वहां आ गया और उसने हम दोनों को देख लिया। मैरी को मेरे साथ देखते ही वो आग बबूला हो उठा और मैरी को मारने के लिए उसकी तरफ लपका। उसने हाथ में पकड़ी छड़ी से मैरी के ऊपर वार किया। उस छड़ी के वार से मैरी की कलाई घायल हो गई। उस वक्त उसका पति गुस्से से एकदम पागल हो चुका था।
फिर उसने मुझे मारने के लिए अपनी छड़ी उठाई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे पास ही फायरप्लेस में वो बेलचा रखा हुआ दिखाई दिया। अगर मैं उस वक्त उस बेलचे से उस आदमी को नहीं मारता तो शायद वो हम दोनों को अपनी छड़ी से मार डालता। इत्तेफाक से बेलचे की एक चोट से ही उसकी मौत हो गई। मैरी और मैं बुरी तरह से घबरा गए थे। मैरी नहीं चाहती थी कि इस केस में फंसकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं। तब उसी की जिद में हमने टेरेसा को अपने साथ मिला लिया और एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी वाइन पी। मैंने लंदन के उन 3 कुख्यात बदमाशों के बारे में सुन रखा था। तब हमने इस घटना को लूटपाट की वारदात दिखाने की कोशिश की और वहां पर 3 गिलास रख दिए। बस यही मेरी कहानी है। उसके चुप होते ही शर्लॉक होम्स ने कहा, दरअसल तुम्हारी कहानी जानने के लिए ही मैं तुम्हारी शिपिंग कंपनी गया था। कुर्सी पर बंधी हुई रस्सी की गांठ देखकर ही मैं समझ गया था कि ये काम उन 3 बदमाशों का नहीं है, क्योंकि समुद्र में काम करने वाले नाविक ही कुछ खास किस्म की गांठें लगाते हैं। और वो तुम थे, क्योंकि तुम्हारा संबंध मिसेस ब्रैकनस्टॉल से भी था। और हाँ, अगर तुम शातिर चोर होते तो फिर सारी कीमती चीजें तालाब में नहीं फेंक जाते। जमे हुए तालाब का कुछ हिस्सा टूटा हुआ देखकर मुझे तभी शक हो गया था कि चोरी किया हुआ सारा कीमती सामान वही फेंका गया है। और फिर उसके बाद सारी कड़ियों को जोड़कर नतीजे पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था। शर्लॉक ने अपनी बात खत्म की तो फिर जैक क्रॉकर धीमी आवाज में बोला, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं मिस्टर होम्स। शर्लॉक ने कहा, मैं जानता हूं मिस्टर क्रॉकर, आपने जो कुछ भी किया वो अपने बचाव में किया। कोर्ट हमेशा इन बातों को ध्यान में रखती है कि जुर्म किन हालातों में हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इंस्पेक्टर हॉपकिंस इस केस में आपकी पूरी मदद करेंगे। इतना कहकर शर्लॉक होम्स और वॉटसन वहां से बाहर निकल गए।